72 एकर्स का ये जमीन का टुकड़ा देखने में किसी जन्नत से कम नहीं लगता। सफेद रेत, पाम ट्रीज और डीप ब्लू वाटर। इस जगह का नाम है लिटिल सेंट जेम्स, लेकिन लोकल लोग और दुनिया इसे एक अलग नाम से जानती है, एप्स्टीन आइलैंड। सोचिए, एक प्राइवेट आइलैंड जहां हर वो लग्जरी मौजूद हो जो एक इंसान ख्वाब में भी नहीं सोच सकता। एक आलीशान लाइब्रेरी, सिनेमा हॉल, प्राइवेट डॉग्स और एक ऐसा रिसोर्ट जहां दुनिया के सबसे ताकतवर लोग वेकेशन मनाने के लिए आते थे। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है जो इस पूरी कहानी को बदल देता है। इस लग्जरी के नीचे और बंद दरवाजों के पीछे एक ऐसा सिस्टम चल रहा था जो मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे काला सच बन गया। ये कहानी सिर्फ एक अमीर आदमी की नहीं है, ये कहानी है इंजीनियरिंग ऑफ एब्यूज की। वो एप्स्टीन फाइल्स जिन्होंने किंग्स, प्रेसिडेंट्स और बिलियनियर्स के मुखौटों और मास्क को नोचा। स्वागत है एक ऐसे इन्वेस्टिगेशन में जहां हम हर फैक्ट्स को A to Z डिकोड करेंगे। इस इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत किसी इंसान से नहीं, बल्कि उस क्राइम सीन की जियोग्राफी और आर्किटेक्चर से करनी होगी, क्योंकि क्राइम सिर्फ नियति से नहीं, लोकेशन की जियोमेट्री से भी होता है। जब FBI ने 2019 में यहां रेड मारी तो उन्हें जो मिला वो किसी नॉर्मल वेकेशन स्पॉट का नक्शा नहीं था। इस 72 एकड़ के आइलैंड पर सबसे पहले जो चीज ध्यान खींचती है वो है एक ब्लू और व्हाइट रंग का टेम्पल। यस, एक मंदिर जैसा स्ट्रक्चर। अब यहां पे जरा रुककर सोचिए कि एक प्राइवेट आइलैंड पर टेम्पल का क्या काम। जब एक्सपर्ट्स ने इस स्ट्रक्चर को एनालाइज किया तो पाया कि इसकी दीवारें अजीब तरीके से पेंट की गई थीं और ये आइलैंड के सबसे ऊंचे पॉइंट पर स्थित था। हालांकि रेड में वहां से कोई डायरेक्ट इलीगल चीज नहीं मिली, लेकिन आर्किटेक्चर के हिसाब से यह जगह रिचुअलिस्टिक फील देती थी। लेकिन असली राज जमीन के ऊपर नहीं बल्कि जमीन के नीचे था। रिपोर्ट्स कंफर्म करती हैं कि लिटिल सेंट जेम्स पर अंडरग्राउंड टनल्स का एक अच्छा खासा नेटवर्क मिला। अब यहां पे ना दो थियरी सामने आती हैं। पहली थियरी है स्टाफ मूवमेंट की, शायद इसलिए ताकि वर्कर्स और क्लीनर्स एक जगह से दूसरी जगह जा सकें बिना गेस्ट को दिखाई दिए। इसका रीजन क्योंकि इनविजिबिलिटी अमीरों की सबसे बड़ी डिमांड होती है। लेकिन दूसरी थियरी ज्यादा खतरनाक है, द एस्केप रूट, या फिर कहें कि ये टनल डिजाइन ही किए गए थे एलीट गेस्ट के लिए, ताकि अगर कभी कोई मुसीबत आए या मीडिया कैमरास आ जाएं तो बिना किसी की नजर में आए ये VIP लोग आइलैंड से किसी गुप्त हिस्से से निकल सकें। इसके अलावा आइलैंड के चप्पे चप्पे पर CCTV कैमरास मिले। ये कैमरास सिक्योरिटी के लिए थे शायद, लेकिन ज्यादा बड़ा चांस है कि ये एक लिवरेज के लिए थे, यानी कि ब्लैकमेल के लिए। हर वो गुनाह जो वहां होता था शायद रिकॉर्ड किया जा रहा था ताकि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को कंट्रोल किया जा सके। एक आइलैंड जहां कोई पुलिस नहीं, कोई विटनेस नहीं, सिर्फ और सिर्फ कैमरास हैं, तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि वहां इंफॉर्मेशन वॉर चल रही थी। और हां, वहां एक हेलीपैड भी था और सैटेलाइट इमेजेस में उस हेलीपैड पर एक अजीब सा चेहरा बना हुआ दिखता था। वहां पे मेडिकल सप्लाईज भी मिली, लेकिन नॉर्मल नहीं, वहां पे हार्मोनल मेडिसिन्स मिली। एक वेकेशन स्पॉट पर हार्मोनल ड्रग्स का क्या काम? ये वो सवाल है जो सीधा इशारा करता है कि वहां बायोलॉजिकल लेवल पर कुछ तो गलत हो रहा था। अब सवाल ये उठता है कि इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स सिस्टम, इतनी सर्विलेंस और इतना पैसा, आखिर इसके पीछे दिमाग किसका था? इस पूरी सल्तनत को खड़ा करने वाला आर्किटेक्ट कौन था? जवाब है जेफरी एप्स्टीन। अगर हम 1970 के दशक में वापस जाएं तो एप्स्टीन कोई टाइकून नहीं था। वो डेल्टन स्कूल में एक मामूली सा फिजिक्स और मैथ्स का टीचर था, एक ऐसा टीचर जिसके पास कॉलेज की डिग्री भी नहीं थी। तो फिर एक मैथ्स का टीचर वॉल स्ट्रीट का मनी मैनेजर कैसे बन गया? ये ट्रांसफॉर्मेशन किसी जादू से कम नहीं लगता है ना? एप्स्टीन का असली टैलेंट पैसा कमाना था ही नहीं, उसका टैलेंट था लोगों को जीतना, यानी कि सोशल इंजीनियरिंग। उसने लेसिल वैक्सनर जैसे बिलियनियर्स का ट्रस्ट जीता जो कि विक्टोरिया सीक्रेट के मालिक थे।
वैक्सनर ने उसे अपनी पर्सनल वेल्थ मैनेज करने की पावर दे दी और बदले में एप्स्टीन ने करोड़ों डॉलर्स कमीशन में कमाए। एप्स्टीन ने फाइनेंशियल मार्केट को नहीं समझा था, उसने इंसानी लालच और कमजोरी को समझ लिया था। एप्स्टीन ने ना सिर्फ पैसा कमाया, उसने क्रेडिबिलिटी और इल्यूजन ऑफ वैलिडिटी खरीदी। उसने खुद को साइंस फिलैंथ्रोपिस्ट कहना शुरू कर दिया। वो हार्वर्ड के साइंटिस्ट और नोबेल लॉरिएट्स को फंड करता था ताकि जब कोई उस पर उंगली उठाए तो उसके पीछे दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग खड़े हों। और ये एक क्लासिक हेलो इफेक्ट था, यानी कि अगर आप अच्छे लोगों के साथ दिखोगे तो लोग यही मानेंगे कि आप भी अच्छे हो। धीरे धीरे उसने न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा प्राइवेट मेंशन खरीदा, न्यू मैक्सिको में 75,000 एकड़ का जोरो रैंच बनाया। यह रैंच सिर्फ एक घर नहीं था, यह एक फॉरेस्ट था। 75,000 एकड़ का मतलब समझते हैं आप? ये मैनहट्टन शहर से भी बड़ा एरिया है। इतनी बड़ी जगह पर कोई भी कुछ भी कर सकता है और किसी को खबर तक नहीं होगी। देन पेरिस में अपार्टमेंट्स लिए और फाइनली लिटिल सेंट जेम्स खरीदा। लेकिन यह पैसा सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए नहीं था, ये एक ट्रैप और जाल था। लेकिन दोस्तों, कोई भी क्राइम सिंडिकेट अकेला इंसान नहीं चला सकता। हर विलन को एक पार्टनर चाहिए होता है और एप्स्टीन के केस में वो पार्टनर थी गिज़लेन मैक्सवेल। मैक्सवेल जो कि ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी थी। मैक्सवेल के पास वो चीज थी जो एप्स्टीन के पास नहीं थी, क्लास और सोशल एक्सेस। मैक्सवेल वो ब्रिज थी जिसने एक शेडी बिजनेसमैन को रॉयल और हाई सोसाइटी के साथ में जोड़ दिया। मैक्सवेल को मदाम कहा जाता था। कोर्ट डॉक्यूमेंट्स और विक्टिम्स के बयान बताते हैं कि वो सिस्टम की प्रोजेक्ट मैनेजर थी और उसका मोडस ऑपरेंडी यानी कि काम करने का तरीका बेहद सिंपल मगर डरावना था। वो स्कूल और कॉलेजेस के बाहर जाती, वहां यंग और नीडी लड़कियों को टारगेट करती। वो उन्हें डायरेक्ट अब्यूज करने के लिए नहीं बुलाती थी, वो उन्हें मसाज थेरेपी या ऑफिस जॉब्स का ऑफर देती, पैसों का लालच और बड़े लोगों से मिलने का सपना दिखाती। एक बार जब लड़की वहां पहुंच जाती तो मैक्सवेल उसे ग्रूम करती, उसे नॉर्मल फील करवाती कि एप्स्टीन को खुश करना कोई गलत बात नहीं है। इस पूरे प्रोसेस में साइकोलॉजी ऑफ नॉर्मलाइजेशन का यूज होता था और ग्रूमिंग का सबसे खतरनाक हिस्सा यही होता है। विक्टिम को लगने लगता है कि वो स्पेशल है और मैक्सवेल उन लड़कियों को शॉपिंग में ले जाती, उन्हें गिफ्ट्स देती और उन्हें ये एहसास दिलाती कि अब वो एलीट सर्कल का हिस्सा हैं। जब तक विक्टिम को असलियत समझ में आती तब तक वो इमोशनल और फाइनेंशियल तौर पर इतनी फंस चुकी होती थी कि निकलना नामुमकिन था। और इस तरह से मैक्सवेल ने एप्स्टीन के लिए एक पूरा सप्लाई चेन बनाया हुआ था। नवंबर 2021 के ट्रायल में जब विक्टिम्स ने गवाहियां दी तो पता चला कि मैक्सवेल सिर्फ साथ नहीं दे रही थी, वो इस नेटवर्क की मास्टरमाइंड भी थी। जब ये नेटवर्क तैयार हो गया, यानी कि सप्लाई चेन वाला लड़कियों को लाने का नेटवर्क, तो अगला चैलेंज था विक्टिम्स और वीआईपीज को आइलैंड तक लाना कैसे है। आइलैंड तक पहुंचने के लिए एप्स्टीन के पास अपना प्राइवेट बोइंग 727 जेट था, जिसका ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ और था, लेकिन मीडिया और लोकल्स ने इसे नाम दिया था द लॉलिता एक्सप्रेस। इस प्लेन के फ्लाइट लॉग्स, जो बाद में एप्स्टीन फाइल्स का सबसे बड़ा हिस्सा बने, उन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया, क्योंकि इस प्लेन में सिर्फ एप्स्टीन नहीं बैठता था, इसमें दुनिया के वो लोग सफर करते थे जो टीवी पर आकर बड़ी बड़ी मोरालिटी की बातें किया करते थे। इनमें शामिल थे बिल क्लिंटन, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट। लॉग्स बताते हैं कि उन्होंने कम से कम 26 बार इस जेट में सफर किया, इंटरनेशनल टूर्स पर गए। दूसरा नाम डोनाल्ड ट्रंप का भी आया। हालांकि 2025 के डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से ट्रंप ने आइलैंड जाने से इनकार किया, लेकिन फ्लाइट लॉग्स कंफर्म करते हैं कि 90s में उन्होंने एप्स्टीन के जेट का इस्तेमाल किया था। लेकिन दूसरा बड़ा धमाका था प्रिंस एंड्रयू का नाम, जो ब्रिटिश रॉयल फैमिली का चहेता बेटा था। अब जरा एक बार सोच कर देखिए, एक तरफ ये लोग ग्लोबल समिट्स में दुनिया को बचाने की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ 30,000 फीट की ऊंचाई पर उस प्लेन में क्या हो रहा था, ये विक्टिम्स की गवाही बयां करती है। इतने बड़े पावर स्ट्रक्चर को तोड़ना वाकई में नामुमकिन लगता था, लेकिन हर दीवार में एक दरार तो होती ही है
और इस केस में वो दरार आई मार्च 2005 में, जब कर्टनी विल्ड नाम की एक लड़की ने वो हिम्मत दिखाई जो बड़े बड़े मर्द नहीं दिखा पाए। उसने फ्लोरिडा के पाम बीच पुलिस स्टेशन में जाकर एक रिपोर्ट लिखवाई, और यह पहली बार था जब किसी ने ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड कहा, जेफरी एप्स्टीन एक प्रेडेटर है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, FBI इन्वॉल्व हुई, उन्हें सबूत मिले, आइलैंड के फ्लाइट लॉग्स, विक्टिम की फोटोज और गवाहियां। सबूत इतने स्ट्रांग थे कि एप्स्टीन को जिंदगी भर के लिए जेल में होना चाहिए था। लेकिन अब यहां हमें यह समझना होगा कि अमेरिका का जुडिशियल सिस्टम अमीर लोगों के लिए कैसे अलग काम करता है। 2008 में फ्लोरिडा में एप्स्टीन पर फेडरल चार्जेस लगने वाले थे, लेकिन तब के यूएस अटॉर्नी अलेक्जेंडर अकोस्टा और एप्स्टीन के महंगे वकीलों की टीम ने एक सीक्रेट डील साइन कर ली। विक्टिम्स को इस डील के बारे में बताया तक नहीं गया, जो कि क्राइम विक्टिम राइट्स एक्ट का सीधा उल्लंघन था। और एप्स्टीन को सजा क्या मिली? सिर्फ 18 महीने की जेल। और वो भी कैसी जेल? वर्क रिलीज प्रोग्राम। यानी कि एप्स्टीन सुबह जेल से निकलता, अपने प्राइवेट ऑफिस में जाता, वहां दिन भर काम करता और रात को सोने के लिए जेल में वापस आ जाता। लेकिन एप्स्टीन, जिस पर बच्चों के एक्सप्लॉयटेशन का आरोप था, उसे यह सुविधा मिलना सिस्टम के करप्शन का सबसे बड़ा सबूत था। सिर्फ 13 महीने में वो आजाद हो गया। यह डील कानूनी नहीं बल्कि एक ट्रांजैक्शन थी। 10 साल तक एप्स्टीन आजाद घूमा। लेकिन 2018 में पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ा कि 6 जुलाई 2019 को जेफरी एप्स्टीन को न्यू जर्सी के टेटरबोरो एयरपोर्ट पर दोबारा अरेस्ट किया गया, और इस बार हवा बदल चुकी थी। जज ने उसे बेल देने से साफ इनकार कर दिया। दुनिया भर के पावरफुल लोगों की सांसें अटक गई थीं कि अगर एप्स्टीन कोर्ट में मुंह खोलता है तो कई लोगों के करियर खत्म हो जाते। और यह डर सिर्फ बदनामी का नहीं था, यह डर पूरे पावर स्ट्रक्चर के गिरने का था। लेकिन फिर 10 अगस्त 2019 की सुबह एप्स्टीन अपने जेल में मरा हुआ पाया गया। ऑफिशियल रिपोर्ट्स, सुसाइड, पब्लिक वर्डिक्ट, मर्डर, नारा गूंजा, एप्स्टीन डिडंट किल हिमसेल्फ। अब यहां पे लोगों का मानना है कि उसे खामोश कर दिया गया, क्योंकि मरा हुआ एप्स्टीन तो किसी का नाम नहीं ले सकता। जिंदा एप्स्टीन जरूर सबके राज खोल सकता था। एप्स्टीन मर गया, लेकिन उसकी फाइल्स जिंदा थीं। एप्स्टीन की मौत के बाद सारा फोकस गिस्लेन मैक्सवेल पर गया। जुलाई 2020 में उसे एक रिमोट फार्म हाउस से अरेस्ट किया गया और जून 2022 में उसे 20 साल की सजा हुई। लेकिन असली धमाका हुआ 2025 में। जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप दोबारा प्रेसिडेंट बने। उन्होंने कैंपेन में वादा किया था कि वो एप्स्टीन की सारी फाइल्स रिलीज कर देंगे। नई ईमेल्स और डॉक्यूमेंट्स लीक होना शुरू हो गए, और इन डॉक्यूमेंट्स में एक कोड नेम बार बार आ रहा था, द इनविजिबल मैन। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से जब क्रॉस रेफरेंस किया गया तो पता चला कि ये इनविजिबल मैन कोई और नहीं, ये हैं प्रिंस एंड्रयू। प्रिंस एंड्रयू, जो कि क्वीन के चहेते थे, उनसे उनके सारे टाइटल्स छीन लिए गए। अक्टूबर 2025 तक हालात ऐसे बन गए कि उनसे प्रिंस कहलाने का हक भी वापस ले लिया गया। उन्हें $16 मिलियन का सेटलमेंट देना पड़ा वर्जीनिया गेफ्री को। 20,000 पेजेस की ईमेल्स में यह भी क्लेम किया गया कि डोनाल्ड ट्रंप लड़कियों के बारे में पहले से जानते थे। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसे झूठ बताया, लेकिन फ्लाइट लॉग्स ने कंफर्म किया है कि ट्रंप ने एप्स्टीन के जेट पर उससे कहीं ज्यादा सफर किया था जितना पहले माना गया था। दिसंबर 2025 की डेडलाइन निकलने के बाद 30,000 नए पेजेस रिलीज हुए, लेकिन अभी भी 1 मिलियन पेजेस बाकी हैं। अदालत और सरकार के बीच एक जंग चल रही है। एप्स्टीन की दौलत से विक्टिम कॉम्पनसेशन फंड बना है। $121 मिलियन से ज्यादा का पैसा 150 से ज्यादा विक्टिम्स में बांट दिया गया। लिटिल सेंट जेम्स अब वीरान पड़ा है। वो मंदिर, वो टनल्स, सब खामोश हैं। लेकिन सवाल अभी भी शोर मचा रहे हैं। वो कैमरास किसने बंद किए? हार्मोनल मेडिसिन्स वहां क्यों थीं? वो बाकी के 1 मिलियन पेजेस कहां हैं? एप्स्टीन सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक लैक्मस टेस्ट था हमारे समाज के लिए।
ये दिखाने के लिए कि अगर आपके पास इनफ पैसा है तो आप इंसानियत को कैसे खरीद सकते हैं। यह सिस्टम का फेलियर नहीं था, यह सिस्टम का फीचर था जो डिजाइन ही किया गया था पावरफुल लोगों को बचाने के लिए। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। 2026 तो अभी शुरू हुआ है और जैसे जैसे बची हुई फाइल्स खुलेंगी शायद हमें और भी ऐसे चेहरे देखने को मिलेंगे जिन्हें हम रोल मॉडल मानते थे। तब तक के लिए याद रखिए, सच को छुपाया जा सकता है, दबाया जा सकता है, पर मिटाया नहीं जा सकता। अगर आपको यह डीप डाइव एनालिसिस पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर बताएं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई इन्वेस्टिगेशन के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।